देश का सबसे पुराना चैनल जी न्यूज, देश का सबसे भरोसेमंद चैनल जी न्यूज और इसी जी न्यूज पर बहस के नंबर 1 शो ताल ठोके में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक चौरसिया। आज 6वें दिन भी संसद कुछ मिनट ही चल पाई। लगातार ये हंगामा पिछले हफ्ते भी जारी रहा और इस हफ्ते की शुरुआत भी राज्यसभा और लोकसभा में हंगामे के साथ हुई। दोनों तरफ से नारे लग रहे थे, सत्ता पक्ष भी नारे लगा रहा था। ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है कि राहुल गांधी माफी मांगे, उन्होंने प्रजातंत्र का जो अपमान किया है लंदन में, ये तर्क है सरकार का, उसके लिए उन्हें माफी मांगनी चाहिए। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेसी सांसद नारे लगा रहे थे कि राहुल गांधी को बोलने दिए सदन के अंदर, ये वो नारे लगा रहे थे। इसी नारेबाजी के बीच राहुल गांधी ने लोकसभा अध्यक्ष को नियम 357 के तहत बोलने की इजाजत मांगी है। सूत्र कह रहे हैं अगर नियम मुताबिक राहुल गांधी बोलना चाहते हैं तो उन्हें बोलने दिया जाएगा। लेकिन राहुल गांधी की दिक्कत यहां नहीं है। जिस विपक्षी एकता की आस लगाए बैठा था कांग्रेस, उसे अब एक बहुत बड़ा झटका मिला है दो बड़े राजनीतिक दलों से। दोनों बड़े राज्य के हैं। पहली है ममता बनर्जी, जो कि तृणमूल कांग्रेस की नेता है, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री है, और दूसरे है अखिलेश यादव। हालांकि इससे पहले कांग्रेस साफ कर चुकी है कि वो आप टीएमसी और साथ ही साथ बीआरएस यानी तेलंगाना की पार्टी भारतीय राष्ट्र समिति जो टीआरएस हुआ करती थी, उससे कोई अलायंस नहीं करेंगे। अखिलेश यादव के साथ वो पींगे बढ़ाना चाहती थी, लेकिन अखिलेश अब ममता की राह चल पड़े हैं। इस बीच ममता बनर्जी ने एक बहुत बड़ा बयान दिया है। उनका बयान क्या कहता है? उनका बयान ये कहता है कि बीजेपी की सबसे बड़ी टीआरपी तो राहुल गांधी है। उन्होंने अपने पार्टी वर्कर्स को एक संबोधन में कहा, जिससे ये एंगल निकाला जा सकता है, ये विश्लेषण निकाला जा सकता है कि ममता ने राहुल गांधी को अगर मोदी के सामने प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया गया तो बीजेपी को ही फायदा होगा। ये अपने कार्यकर्ताओं को समझाने की कोशिश की एक संबोधन में। तो साफ सी बात है, राहुल गांधी के नेतृत्व को लेकर ममता बनर्जी की ना है। अखिलेश यादव उनके सुर में सुर मिला रहे हैं, क्योंकि वो हाल ही में मिल के आए हैं, अपनी पार्टी की 2 दिवसीय बैठक करके आए हैं। क्या राहुल गांधी की मुश्किलों का अंत यही नहीं होगा? उनको मुश्किलें गठबंधन में करनी पड़ेगी। संसद में तो उनके नाम को गतिरोध चल रहा है, उनको सफाई देनी है। बीजेपी अपनी एक नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रही है, वहीं काउंटर नैरेटिव राहुल गांधी के पक्ष में बनाने के लिए कांग्रेस कोशिश कर रही है। आपने देखा होगा कांग्रेस के साथ जैसे बाकी दल थे, ऐसा लग रहा था कि शायद लीडरशिप में राहुल गांधी को एक्सेप्ट कर लिया जाए, लेकिन ममता ने 2-2 कहकर राहुल के अरमानों और कांग्रेस के अरमानों पर पानी फेर दिया है। ऐसे में अब क्या होगा? आज बहुत दिलचस्प मुकाबला होने वाला है, क्योंकि मेरे साथ एक समाजवादी पार्टी के नेता होंगे, मेरे साथ एक कांग्रेस के नेता होंगे और मेरे साथ एक टीएमसी के नेता होंगे, बीजेपी भी होंगे, और शिवम त्यागी जो राइट विंग के पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं वो भी मेरे साथ होंगे। देखेंगे कि विपक्ष किस तरह से राहुल गांधी के मुद्दे पर अब आरम पार हो रहा है, ये सब देखेंगे। लेकिन आज का पूरा अपडेट संसद का और कोलकाता का दोनों आपको दिखाते हैं, उसके बाद हम ठोकेंगे ताल। पार्लियामेंट फंक्शन चलाना चाहते हो तो तख्ते लेके आओगी? ये पार्लियामेंट फंक्शन का तरीका है आपका? ये नेता राहुल गांधी मोदी की और वो राहुल गांधी देश सबका है, 2-3 चुने हुए लोगों का नहीं है। दीदी और मोदी में एक करार हुई है। ये करार की मकसद ये है कांग्रेस पार्टी और खासकर राहुल गांधी जी को किसी हालत में इनको तबाह करने का हर संभव प्रयास किया जाना चाहिए। कई बार कुछ मुद्दों पर सब एक साथ आ जाते हैं, लेकिन जो जमीन की लड़ाई है वो अलग है। मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस के बगैर किसी भी सार्थक गठबंधन की कल्पना भी नहीं। 24 का नतीजा देखेगा राहुल जी। कांग्रेस पार्टी दूरबीन लेकर ढूंढने से भी नहीं मिलेगी।
देखिए, गतिरोध का कारण सिर्फ और सिर्फ मोदी जी की सरकार है और इसको मैं मोडानी सरकार कह रहा हूँ। कोई बयान सुना नहीं, इसलिए कोई उस पर टिप्पणी करना ठीक नहीं होगा। ये पार्लियामेंट पसंद का तरीका है आपका। अगर बोलने दिए तो जरूर बोलेंगे, बोलने के लिए तो हम कोशिश कर रहे हैं। अगर डेमोक्रेसी में आपको अगर बोलने भी नहीं देते तो यही तो है ना मुश्किल। माफी नहीं मांगते हैं तो कैसे चलेगा? To get an ass to run a horse's race, अब इसके मैंने अंग्रेजी में कुछ कहा, इसको समझ लीजिए। कहाँ सावरकर जी और कहाँ ये, छोड़ दीजिए इन चीज़ों। देश में जाकर देश को, लोकतंत्र को, यहाँ की संस्कृति का अपमान करना, यह एक किस्म से भारत को गुलाम बनाने जैसा षड्यंत्र है। तो आइए अब ठोकते हैं ताल, और मेरे साथ ताल ठोकने के लिए मौजूद है के शर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, चरण सिंह सापरा साहब, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता, घनश्याम तिवारी जी, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, रिजू दत्ता भाई, रिजू दास, टीएमसी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, साथ ही साथ शिवम त्यागी जो राइट विंग पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। अगर ये कहा जाए बीजेपी का समर्थन करते हैं तो कुछ गलत नहीं होगा, क्योंकि आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए कौन सा हमारा प्रतिनिधि क्या कहता है। के शर्मा जी, आज शुरुआत आपसे नहीं होगी, आज शुरुआत रिजू दत्ता से होगी, क्योंकि रिजू दत्ता ही इस बहस का सबसे बड़ा केंद्र है। कारण है टीएमसी में ममता जी का वो बयान कि राहुल बीजेपी की सबसे बड़ी टीआरपी है। इसका मतलब राहुल को अगर प्रोजेक्ट किया गया तो भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी को फायदा होगा। रिजू दत्ता, ये मानना है आपकी पार्टी का? देखिए दीपक जी, थोड़ा इतिहास से शुरू करते हैं तो मैं जल्दी जल्दी बोलूंगा। जब पश्चिम बंगाल में वामफ्रंट का 34 साल का शासन था, तब विपक्षी दल कौन? 34 साल में हरा नहीं पाए, इसलिए तृणमूल कांग्रेस का जन्म हुआ। वैसे ही देश में बीजेपी के सरकार के साथ प्रधान प्रतिपक्ष कौन है? कांग्रेस पार्टी। अगर कांग्रेस पार्टी बीजेपी को हरा सकती थी लास्ट इतने सालों में और इतने इलेक्शन में, तब बाकी विपक्षी दलों का इस जगह पे पहुंचने का सवाल ही पैदा नहीं होता। कांग्रेस अभी सक्षम नहीं है, और जो ऑपोजिशन स्पेस है वो किसी की बपौती तो है नहीं। तो इसीलिए जो बाकी विपक्षी दल हैं जो मुद्दों पे एकजुट है, हम मुद्दों पे सारे विपक्ष एकजुट है, बट बीजेपी को हराने के लिए जो एक सक्षम ऑपोजिशन चाहिए, वो सक्षम ऑपोजिशन हमें नहीं लगता कि अभी कांग्रेस पार्टी है। और रहा राहुल गांधी जी का बात, देखिए कांग्रेस की सबसे बड़ा पीआर कैंपेन जो चला पूरे भारतवर्ष में वो था भारत जोड़ो यात्रा। उसके बाद लगा था कि उसी दिन बीजेपी की सरकार गिर जाएगी। उसके बाद नॉर्थ ईस्ट का इलेक्शन हुआ और उस इलेक्शन के नतीजे पे 96 आसनों में, मतलब सीटों पे, 96 सीटों पे कांग्रेस जीती, सिर्फ 8 सीट, मतलब 1% से भी कम। तो कैसे ये कांग्रेस दावा कर सकती है कि हम बड़े भाई हैं, हम बिग बॉस है, आप हमारे साथ? ये नहीं हो सकता। ये भी साबित हो गया है उनके बाहर देश में जाके, बाहर गांव में जाके। रिजू भाई बिल्कुल सही बोला आपने, मैंने आपको बिल्कुल नहीं टोका। आप एक एक करके बोलते हैं, आगे मैं आऊंगा। नहीं, मैं 10 सेकंड में खत्म कर लेता हूं। मैं 10 सेकंड में खत्म कर, बोल लीजिए। बहुत और बाकी उन्होंने जो बाहर गांव में, हाँ, राहुल जी जो बाहर गांव में जाके जैसे बयानबाजी करते हैं और देश में भी जैसे बयानबाजी कर रहे हैं, और कांग्रेस का सोशल मीडिया भी जैसे अभी हाल फिलहाल में चल रहा है, मेरा और मेरी पार्टी का यह मानना है कि नरेंद्र मोदी जी का सबसे बड़ा पार्टी का कैंपेनर है श्री राहुल गांधी जी। जब तक वो उनके प्रतिपक्ष है, नरेंद्र मोदी जी और बीजेपी को हराना बहुत मुश्किल है। ठीक है, आप चरण सिंह सापरा साहब जवाब दे दीजिए, मैं बीच में नहीं आता है। ये कहना है टीएमसी का, जो आपकी पॉसिबल एलाय है, कि जब तक राहुल गांधी है मोदी को हराना बहुत मुश्किल है। देखिए दीपक जी, टीएमसी के प्रवक्ता ने बहुत सारी बातें बोली, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि टीएमसी जो है वो मात्र एक क्षेत्रीय पार्टी के जैसे पश्चिम बंगाल के अंदर है। मैं आपस में लड़ना नहीं चाहता हूं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी भी यही चाहती है कि विपक्ष के अंदर बहुत सारा विभाजन रहे, बहुत सारा झगड़ा हो, जिसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को हो सके। लेकिन सच्चाई ये है कि कांग्रेस पार्टी की पूरे देश के अंदर 3 राज्यों में पूरी सरकार है, 2 राज्यों के अंदर गठबंधन की सरकार है, और कम से कम 10 राज्यों के अंदर मुख्य विपक्षी दल है, लीडर ऑफ ऑपोजिशन हमारा है। गांव-गांव के अंदर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता है, हमारे प्रतिनिधि हैं, और जितने काउंसिल होंगे, जितनी नगर परिषद है या नगर पालिका है, उसके अंदर भी बहुत सारे हमारे चुने हुए नेता हैं जो कि टीएमसी के नहीं है। सबसे बड़े यानी राज्य स्तरीय पार्टी। सपरा साहब
एक छोटा सा राइडर, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल, ये दो बहुत बड़े राज्य। उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है, सेकंड लार्जेस्ट सीटों के हिसाब से देखा जाए तो महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल दोनों आता है। लेकिन पश्चिम बंगाल में एक, कांग्रेस की कितनी सीटें हैं विधानसभा में, और दूसरा उत्तर प्रदेश में आपकी विधानसभा में कितनी सीटें, इसका भी आकलन करिए। तो जो रिजू दत्ता कह रहे हैं उसमें आपको लगेगा कि हाँ दम है। देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर टीएमसी की कितनी सीटें हैं ये रिजू दत्ता बता दें, या महाराष्ट्र के अंदर कितनी सीटें हैं, कर्नाटका में, बिहार में इनकी कितनी सीटें हैं ये बता दें। देखिए, सवाल ये है कि आने वाला जो 2024 का चुनाव है उसके अंदर बहुत बड़ा फर्क भारतीय जनता पार्टी को महाराष्ट्र में, बिहार में, कर्नाटका में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में पड़ेगा। इनकी लोकसभा की सीटें वहां पर कम होंगी और कांग्रेस पार्टी की सीटें वहां पर बढ़ेंगी। हमें टीएमसी की सपोर्ट ये सारे राज्यों में नहीं चाहिए और टीएमसी को भी शायद हमारी सपोर्ट नहीं चाहिए, इसलिए वो इस तरह का वक्तव्य देते हैं। लेकिन ममता बनर्जी का जो वक्तव्य आया है वो गैर जिम्मेदाराना वक्तव्य इसलिए है कि आने वाला जो 2024 का चुनाव है वो लड़ाई होगी धर्मनिरपेक्षता के बीच में और जातिवाद के बीच में। वो लड़ाई होगी गांधीवादी विचारधारा की और गोडसेवादी विचारधारा। कहां से 1990 का लाइन ले आया? धर्मनिरपेक्षता जैसे चरण सिंह सप्रा जी आप बोलेंगे आपको नुकसान होगा। मैं एक एनालिस्ट के तौर पे बोल रहा हूं। दीपक जी, हाँ खत्म करिए आप, खत्म करिए सॉरी मैं माफी मांगता हूं, मेरे मुंह से निकल गया। आप कंप्लीट करिए। देखिए, लड़ाई होगी गांधीवादी विचारधारा वर्सेस गोडसेवादी विचारधारा। तो अगर ममता बनर्जी गांधीवादी विचारधारा के साथ में खड़ी होना चाहती हैं तो उनको यह निर्णय लेना पड़ेगा कि उनको कहां जाना है, नहीं तो वो गोडसेवादी विचारधारा के साथ में नजर आएंगी। वो इस तरह से नजर आएंगी कि ये अलग से खड़ी हैं, ये सेक्युलर वोट को तोड़ने वाली हैं, इसलिए ये भारतीय जनता पार्टी को मदद करती हैं। और उसका उदाहरण भी देता हूं, गोवा का चुनाव, उसमें टीएमसी थी तो उसका फायदा किसको हुआ? भारतीय जनता पार्टी को हुआ। इसी तरह से मेघालय में किसको फायदा हुआ? भारतीय जनता पार्टी को फायदा हुआ। तो ये देख रही है दुनिया भी, देश की जनता भी देख रही है कि ममता बनर्जी और टीएमसी की वजह से भारतीय जनता पार्टी का फायदा हो रहा है, इसलिए वो भारतीय जनता पार्टी की सीधे रिजू दत्ता जी के पास चलते हैं। ठीक है, छोटा छोटा हम बोले ना तो एक दूसरे को जवाब दे, और मैं तो पूरा मौका देता हूं। टोकना भी मैंने बंद कर दिया। मैं सीधे रिजू जी के पास चलता हूं। चरण सिंह सापरा साहब के दो शब्द, ममता जी का बयान गैर जिम्मेदाराना है। क्या आपकी नेता गैर जिम्मेदार हैं और क्या जानबूझकर बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए आप राहुल गांधी के खिलाफ पॉलिटिकल स्टैंड ले रहे हैं? बड़ा संगीन राजनीतिक आरोप है आप पर। मैं दोनों का जवाब देता हूं एकदम साफ साफ। इन्होंने गोवा और मेघालय की बात की। जब टीएमसी गोवा में नहीं थी और कांग्रेस वो चुनाव जीती थी, उसके बाद उनके विधायक क्या किए थे? तृणमूल में तो नहीं आए, सारे भाग गए, बीजेपी में बिक गए सारे। आज कुछ दिनों पहले उनके एक भूतपूर्व मुख्यमंत्री रेड्डी साहब, वो भी इनकी पार्टी छोड़ दिए भारत जोड़ो यात्रा के बाद। तो पहले मुझे लगता है कि किसी और पे टिप्पणी कसने के पहले खुद अपनी पार्टी को जोड़िए, भारत तो बाद में जुड़ते जाएंगे। ये पहली बात। दोनों जगह मेघालय में तो आपके सरकार थे, आपका गठबंधन था, क्यों आपका दामन लोग छोड़ देते? हम तो किसी को बुला नहीं रहे हैं, लोग आपको छोड़ रहे हैं। तो बीजेपी से जाने से अच्छा है कि ऐसे किसी पार्टी में आए जो बीजेपी के खिलाफ है। एक चीज मैं साफ कह देना चाहता हूं सापरा जी को कि राहुल गांधी जी से हमारी कोई आपसी दुश्मनी नहीं है, हम भी बीजेपी के खिलाफ है, बट हमें लगता है कि कांग्रेस अभी सक्षम नहीं है बीजेपी को हराने में। और आखिर में उन्होंने कहा गैर जिम्मेदाराना बयान। मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा, ममता बनर्जी 7 बार की सांसद, 3 बार, सुन लीजिए सापरा जी, ममता बनर्जी 7 बार की सांसद, 3 बार की महिला मुख्यमंत्री, एकमात्र महिला मुख्यमंत्री इस देश की, कैबिनेट मिनिस्टर 4 बार, यूनियन कैबिनेट, रेल से लेके स्पोर्ट्स तक। और इनका जो सीवी है, और 34 साल का वाम शासन को उन्होंने अकेला हराया, ये सीवी इस देश में अगर राहुल जी के पास है तो आप बताइए। मैं जानता हूं खुद प्रधानमंत्री जी के पास भी नहीं है। तो इसीलिए हमें लगता है कि अगर नरेंद्र मोदी जी जैसे शख्स को लड़ाई करना है, अगर उनके सामने खड़ा भी होना है 2024 में, तो ऐसे शख्स को खड़ा करना है जिसका कम से कम इतना सीवी तो होगा कि वो नरेंद्र मोदी जी के आंख में आंख डाल के बोलेंगे कि चलो राजनीति के मैदान में 2-2 हाथ कर लेते। मुझे नहीं लगता राहुल जी से वो हो पाएगा। ठीक है, यानी एक मिनट सपरा साहब, मैं आप ही के पास आऊंगा, मैं के शर्मा जी के पास जा ही नहीं रहा।
पहले आप लोग निपट ले आपस में, उसके बाद के शर्मा जी के पास चलेंगे, शिवम त्यागी जी के पास चलेंगे। मैं सीधे एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं रिजू दत्ता जी, सीधा सवाल है मेरा, और सवाल यह है कि क्या ममता जी नरेंद्र मोदी जी के सामने 2024 के चुनाव में आपकी पार्टी की तरफ से प्रधानमंत्री का चेहरा है? देखिए, हमारे पार्टी की तरफ से हमारी पार्टी का बयान एकदम साफ है कि जब देखिए कुछ दिनों में दीदी जाएंगी उड़ीसा नवीन पटनायक जी से मिलने के लिए। अभी हम लोग का ये हो रहा है कि जो बाकी पॉलिटिकल पार्टी से जो बीजेपी के खिलाफ है उनसे हमारी बातचीत हो रही है। हमारे मुख्यमंत्री, हमारी नेत्री ने ये कहा है कि उनको ऐसा नहीं है कि वो प्रधानमंत्री का चेहरा बनना चाहते हैं। पार्टियां डिसाइड करें, लोग डिसाइड करें, बट इतना अगर आप एक पार्टी के कर्मी और समर्थक के तौर पे मुझसे पूछेंगे तो ऑब्वियसली मैं ये कहूंगा कि नरेंद्र मोदी जी के सामने आज भारतवर्ष में पॉलिटिकल सीवी के तौर पे ममता बनर्जी छोड़ के कोई नहीं है जो उनको मुकाबला दे सकते हैं, मतलब टक्कर दे सकते हैं। ठीक है, मैं सीधा एक लाइन में सवाल, ये टीएमसी के प्रवक्ता रिजू दत्ता का आधिकारिक बयान है? मैं टीएमसी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हूं सर। जी रिजू जी, आपकी आवाज कट रही है। मैं टीएमसी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हूं, मैं बोल रहा हूं मैं टीएमसी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हूं, तो मैं जो बोल रहा हूं वो सोच के समझ के ही बोल रहा हूं सर। मतलब ममता जी प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवार हैं, टीएमसी के प्रवक्ता रिजू दत्ता जी का यह आधिकारिक बयान है, और इस संबंध में उनकी अखिलेश यादव से मुलाकात हो चुकी है, नवीन पटनायक से होने वाली है, कई अन्य नेताओं से वो जल्द ही मिलने वाली है, ये भी रिजू दत्ता ने बताया। तो ये ब्रेकिंग न्यूज है आज की। चरण सिंह साहब साहब, पीएम कैंडिडेट सॉर्ट आउट हो गया, उनका कहना है कि नरेंद्र मोदी जी के सामने ममता बनर्जी से बेहतर कोई चेहरा है ही नहीं। क्या कहेंगे सापरा साहब, वो मंजूर करेंगे ममता बनर्जी को? अगर आपको अपोजिशन यूनिटी चाहिए तो आपको ममता जी को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। देखिए, हर नेता को ये अधिकार है कि वो अपनी पार्टी को लीड करे और वो ये भी सपने देखे कि वो देश को भी लीड कर सकते हैं। ये लोकतंत्र के अंदर सभी का अधिकार है। लेकिन जिस तरह से टीएमसी के प्रवक्ता अभी बोल रहे थे, मैं सोच रहा था कि 2/3 देश जो है, जो हमारे 20-22 राज्य जो हैं, उसके अंदर तो टीएमसी की दुकान में सामान भी नहीं है, यानी दुकान ही बंद है वहां पर। तो ये फिर किस तरह से ये इस तरह के सपने देखते हैं? तो हो सकता है, पर वो कह रहे हैं आपकी दुकान में जो सामान है राहुल गांधी, वो चल नहीं पाएगा, ये टीएमसी का कहना है। चरण भाई, नहीं, वो कुछ भी कहेंगे ना, वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मैंने कह दिया कि ये भारतीय जनता पार्टी की बी टीम बन करके लोगों के सामने पेश आ रहे हैं, और वो नजर आ रहा है, इनका पर्दाफाश लोगों के सामने हो रहा है। तो आप हम दोनों को लड़ाने में लगे हुए हो पिछले 10-15 मिनट से, मैं भी देख रहा हूं, लेकिन परिस्थिति 2024 में अलग होने वाली है। 2024 में लड़ाई जो होगी वो मोदी वर्सेस मुद्दा होगा, चेहरों की लड़ाई नहीं होने वाली है, ये भी आपको बता देता हूं। मोदी वर्सेस मुद्दा होगा, और मुद्दे पर हम सब एक हैं। देखिए, टीएमसी भी आज अडानी के मुद्दे पर एक है, वहीं पर अखिलेश जी भी अडानी के मुद्दे पर जेपीसी की मांग कर रहे हैं। तो इस तरह से अगर देखे जाए तो हमारे बीच में मतभेद है, मनभेद नहीं है। तो मांग कर रहे होते तो ममता बनर्जी एकदम मोबाइल पे संबोधित करके ये लाइन नहीं बोलती कि राहुल जी बीजेपी की सबसे बड़ी टीआरपी है। चरण भाई समझिए ना, आप तो इतने आप जो है इतने मतलब ज्ञानी और इतने पुराने प्रवक्ता हैं कि पॉलिटिकल लीडर जो बिटवीन द लाइन बोलते हैं बहुत अच्छी तरह समझते हैं। ममता बनर्जी ने ऐसे ही क्या ये बयान दे दिया होगा, बताइए। मैं बिटवीन द लाइन नहीं, मैं तो सीधा कह रहा हूं ना, ममता बनर्जी बी टीम ऑफ भारतीय जनता पार्टी, उनके लिए बैटिंग कर रही है, उनको फायदा पहुंचाने का। ठीक है, रिजू दत्ता जी जवाब, ममता बनर्जी बी टीम है भारतीय जनता पार्टी की। लेकिन मैं ये कह रहा हूं 2024 का चुनाव जो होगा वो मोदी वर्सेस मुद्दा होगा। मोदी वर्सेस मुद्दा, अच्छी लाइन है चरण भाई, चल सकती है लाइन, अच्छी लाइन है, क्योंकि कैची लाइन पसंद करती है ना जनता। रिजू दत्ता जी बताइए, क्या बीजेपी की बी टीम है टीएमसी, तृणमूल कांग्रेस? विनाश काले विपरीत बुद्धि, देश के जमींदारों की जमीनें छूट गई, लोग छूट गए, गाड़ियां हाथियां सारे छूट गए, अब अकेले बैठे हैं, फिर भी जमींदारी बनने का गुमान नहीं गया। और क्या कहेंगे बोलिए सर? हम सिर्फ इतना ही कहेंगे, हम बीजेपी के खिलाफ है, बीजेपी के पॉलिसीज के खिलाफ है, और देश के जो जलते हुए मुद्दे हैं जैसे बेरोजगारी, महंगाई, इस चीज को लेके हम बीजेपी के साथ लड़ाई लड़ेंगे। और जब बार बार सप्रा जी कह रहे हैं कि हमारा किसी प्रदेश में कोई दुकान नहीं है, सही बात है सर,
बट बंगाल में 42 सीटें हैं। 42 में अगर तृणमूल कांग्रेस 40 सीटें लाती है, अखिलेश जी 40-50 सीटें लाते हैं, तो आज तो वही तो 80 से 90 सीट हो गए। आपके कितने सीट आज के डेट में पार्लियामेंट है? और पार्लियामेंट की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है TMC, तृणमूल कांग्रेस। आप बताइए ना, आज की डेट में कांग्रेस के साथ तृणमूल का कितना फर्क है? चरण भाई, अरे के शर्मा जी और शिवम त्यागी नाराज हो जाएंगे, घनश्याम तिवारी जी भी नाराज हो जाएंगे मुझसे। के भाई क्या बोलूं, अब बताइए, बोलने दो इन दोनों को। आपने लड़ाई लगाई दी है तो एक उत्तर, छोटा सा उत्तर दे दूं। बुलवाइए दीपक जी, हम के तौर पे मैं तो लड़ाई लगाऊंगा, इसी से स्पष्ट है। हाँ बिल्कुल, छोटा सा मुझे तो हमें तो सुन के हंसी आ रही है। आज फील्ड जो है, मैं तो शिवम ने भी फील्ड आप पर छोड़ दी है, तो चरण सिंह साहब प्रसाद जवाब दे दीजिए। बस एक लाइन जमींदारी चली गई, सब कुछ चला गया, छाप भविष्यवक्ताओं की बातें सुन के हंस रहा हूं मैं तो भविष्यवक्ताओं के बातें सुन के मुझे हंसी आ रही है। रिजू दत्ता जिस तरह से बोल रहे थे, के शर्मा जी सुन लीजिए, आपको भी मजा आएगा। रिजू दत्ता जिस तरह से बोल रहे थे, मुझे वो लाइनें याद आती हैं। पब्लिक को मजा आना चाहिए सर, और पब्लिक को मजा आ रहा है इसमें। तो रिजू दत्ता जो है वो अटकलें लगा रहे हैं कि हमारी इतनी सीटें पश्चिम बंगाल में आएंगी, इतनी सीटें अखिलेश जी की वहां पर आएंगी। अरे आएंगी तब देखेंगे ना। चाची को मूछें होती तो चाचा कहलाती। आज आप वो परिस्थिति में हो, आज चाची को मूछें नहीं है, आज आपकी दुकान में सामान नहीं है, तो चाचा मत कहलाइए अपने आप को, शांत रहिए। आप एक राज्य स्तरीय, आपकी दुकान में क्या सामान है बताइए, बोलना है। आपकी दुकान में क्या सामान है बताइए, रिजू भी पूछ रहे थे भाई। मैंने सवाल रिजू पूछ लीजिए, सवाल में भी सट जाता हूं। के अंदर हमारी पूरी सरकार है, मैं सिर्फ इतना ही, मैं देख रहा हूँ के शर्मा जी बहुत हंस रहे हैं, उनको हंसने दीजिए। हमारी दो, पर मैं इतना कहूंगा कि हमारे भले ही बाकी राज्यों में दुकानें, 10 राज्यों के अंदर मुख्य विपक्षी दल है, और क्या चाहिए? और बस वही आप विपक्ष में खुश है, यही तो दिक्कत है। नहीं, मैं ये बोल रहा हूं कि कांग्रेस की सोच में यही गलती है कि वो विपक्ष में ही खुश है। हमारे इतने विपक्षी दल हैं, हमारे इतने ये हैं, इतने वो हैं। मैं सर आपको इतना बता दूं, हमारे तो दुकान खाली है कि आपके दुकान में जो सामान पड़ा हुआ है, आप भारतीय जनता पार्टी की चाटुकारिता। दिक्कत ये है, आप भारतीय जनता पार्टी, जी मैं आपसे एक बात कहूं, भारतीय जनता पार्टी के चीयर लीडर बने हुए हो आपको मैं, तो ममता जी भारतीय जनता पार्टी की चीयर लीडर। अरे भारतीय जनता पार्टी के चीयर लीडर तो राहुल गांधी है, उनको और कोई चाहिए नहीं। जब तक राहुल गांधी अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहेंगे तब तक मोदी जी जीतते रहेंगे। अगर और सुनिए, हमारा दुकान भले ही खाली है, आपका जो सामान है ना वो 15 साल पहले एक्सपायर हो गया था। आपका निर्णय है, आप हर साल उसको रीपैकेजिंग करते रहिए, भारत जोड़ो, ये करो, उधर लड़ो, रीपैकेजिंग करते रहिए, चलने नहीं वाला है। सीबीआई की तलवार लटकती है तो अच्छे घुटने टेक देते हैं। ईडी और सीबीआई की तलवार लटक रही है, इसलिए अच्छा तो पूरी गांधी फैमिली तो अभी बेल पे बाहर है ना सर? अच्छा सप्रा साहब, गांधी परिवार तो बेल पे बाहर है, ये सच है? नहीं टेके ना, पूरी गांधी फैमिली बेल में बाहर है। अरे हम तो लड़ रहे हैं भाई। अच्छा। आप तो घुटने टेक रहे हो, हम तो लड़ रहे हैं, आप कहां लड़ रहे हो? मैं सापरा साहब फिर से आपको बोल रहा हूं, खड़े हो, मैं फिर से आपको लड़ाई लगा रहे हो, छोटे भाई की तरह सलाह दे रहा हूं। राहुल गांधी जी को कांग्रेस से हटाइए, आप लोगों का प्रदर्शन अच्छा होगा। विपक्ष से लड़ने के बदले नरेंद्र, उन्होंने सुझाव दे दिया, चरण भाई उन्होंने सुझाव दे दिया कि राहुल गांधी को हटाइए, आपका प्रदर्शन ठीक हो जाएगा। जो हिंदू मुसलमान का विवाद फैलाते हैं उनसे लड़िए। क्या कहा दीपक जी, मैं आपसे एक बात, उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को हटा दीजिए, आपका प्रदर्शन ठीक हो जाएगा, वो ये कह रहे हैं जी। दीपक जी, मैं चरण भाई जवाब दे ले, 10 सेकंड का, उसके बाद रिजू मैं आपके पास आ जाऊंगा। एक मिनट, एक इसका एक लाइन में उत्तर देता हूं। जब नाश मनुज पर छाता है तब विवेक मर जाता है। तृणमूल कांग्रेस का और उनके प्रवक्ताओं का और उनके नेता का विवेक मर चुका है। इस तरह से इसलिए वो इस तरह की राजनीति कर रहे हैं। छोटा सा जवाब मैंने दे दिया। रिजू दत्ता जी बताइए। दीपक जी, प्रॉब्लम बहुत सिंपल है। एक तरफ आपका नरेंद्र मोदी जी हैं,
who is a very strong, powerful and established prime minister. कोई इसमें दौरा नहीं है। हम विपक्ष में बैठ के कितनी भी टिप्पणियां कर लें, पर वो एक बहुत मजबूत चेहरा है। अब उनके ऑपोजिट में नहीं, मैं अरे इनको चुप, नरेंद्र मोदी की तारीफ कर रहे हैं। चरण भाई सुन लीजिए ना, आपने बोला, उन्होंने अरे वो आपके भी प्रधानमंत्री हैं, राहुल गांधी के भी प्रधानमंत्री हैं। मैं तो यही बात नहीं है ना दीपक जी, सुनिए, मैं कांग्रेस से बात नहीं कर रहा हूँ, कांग्रेस बंगाल में शून्य है, मैं उनसे बात नहीं लगाता। अच्छा चरण भाई उनको कहने दीजिए ना, रिजू जी की बारी है, प्लीज कर लीजिए, करिए। नरेंद्र मोदी के खिलाफ आपको ऐसा कोई व्यक्ति चाहिए जो नरेंद्र मोदी को टक्कर दे सके। और राहुल गांधी जी को लेके मैं फिर से दोहरा हूं, उनसे मेरा, हम लोग का कोई आपसी दुश्मनी नहीं है, बट प्रॉब्लम यह है कि पूरे देश के लोगों में यह चीज दिल में बैठ गया है कि इससे नहीं हो पाएगा। तो किसी के बारे में अगर दिमाग में यह बैठ जाए ना कि इससे नहीं हो पाएगा, आप उसको कितना ही हर साल रीपैकेजिंग करते रहिए, भारत जोड़ो, वहां जाके लड़ो, कुछ नहीं होने वाला। बंगाल से बाहर तो निकल के देखो, कुछ नहीं होने वाला है। पश्चिम बंगाल से बाहर तो निकल के देखो, देश ना एक मिनट, आप देखिए, उन्होंने बहुत स्पेसिफिक जवाब दिया। रिजू दत्ता का जवाब बड़ा स्पेसिफिक, पॉलिटिकल और सीधा था कि पूरे देश को ऐसा लगता है, उनका यह कहना है कि राहुल से नहीं हो पाएगा। यह सिर्फ उनकी पार्टी का मानना नहीं है, वो ये कह रहे हैं, उनका यह नैरेटिव है कि राहुल से नहीं हो पाएगा। तो मैंने भी इनका स्पेसिफिक जवाब दिया, जब नाश मनुज पर छाता है तब विवेक मर जाता है। अब जिस आदमी का विवेक मरा हुआ हो उसको मैं क्या समझाने जाऊं? कितना ही बोलूंगा तो वही बोलेंगे जो ममता ने सिखा के भेजा है, वही बोलेंगे ना ये। ठीक है, मैं सीधे चलता हूं घनश्याम तिवारी जी के पास। सॉरी शिवम, सॉरी के भाई। घनश्याम तिवारी जी, किसका विवेक मरा है? क्या टीएमसी का विवेक मरा है या कांग्रेस का मरा है? जवाब दीजिए। नमस्कार दीपक जी, आपको, को पैनलिस्ट को और दर्शकों को। देखिए, 2024 के संदर्भ में मुझे लगता है जो सबसे बड़ी बात है जो अब तक चर्चा में नहीं आई है, वो ये है कि 2024 का चुनाव सामने है। ये भारतीय जनता पार्टी, जैसे रिजू ने कहा कि प्रधानमंत्री जी का मजबूत चेहरा है, भारतीय जनता पार्टी का दमदार प्रदर्शन है लोकसभा में, पर संसद ठप है। संसद क्यों ठप है? सारे सवालों का जवाब इस सवाल से शुरू होता है। संसद इसलिए ठप है कि भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है। भारतीय जनता पार्टी क्यों डरी हुई है? क्योंकि न उनके वादे पूरे हुए, अब उनके घोटाले सामने आ रहे हैं। अटल अडवाणी की युग की पार्टी अब नरेंद्र अडानी युग में आ गई है। तो ऐसे में हम यहाँ पर जो भी बहस कर लें, लेकिन 2024 के संदर्भ में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बड़ाई न करे, बड़ा न मुद्दा ही दूसरा है। अरे घनश्याम तिवारी जी, आप घुमा रहे हैं, उससे नहीं। बड़ा सिंपल सवाल है आज की डिबेट का, क्या राहुल जी से नहीं हो पाएगा? ये आपकी भी पार्टी का मानना है, क्योंकि एक साथ वो आपकी साइकिल में बैठ के चले थे काफी दूर तक 2017 में। बड़ा बड़ाई ना करे, बड़ा ना बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहे लाख टका मामूल। देश में अभी अनेक चुनाव बाकी हैं। विपक्ष के डर से संसद ठप पड़ी हुई है, प्रधानमंत्री डरे हुए हैं, छुपे हुए हैं। ऐसे में यहाँ पर तय नहीं होगा कि राहुल गांधी बड़े नेता हैं, ममता जी बड़ी नेता हैं, या 2024 मैं तो तय कर भी नहीं सकता सर, हमारा तो टीवी चैनल है, ये तो आप लोगों को तय करना है। मैं तो सवाल पूछ सकता हूँ, वो पूछ रहा हूँ, मैं उसी का जवाब दे रहा हूँ। भाई रिजू दत्ता जी ने कहा कि राहुल से नहीं हो पाएगा, आपका क्या मानना है? हो पाएगा उनसे? नहीं हो पाएगा क्योंकि आप उनकी साइकिल में बैठ चुके हैं एक बार। आप धैर्य रखिए, आपकी साइकिल में वो बैठ चुके हैं। देखिए, मैंने अपनी बात बिल्कुल स्पष्ट तरीके से की है कि यहाँ पर किससे हो पाएगा नहीं हो पाएगा उसका फैसला नहीं होना है, वो जनता तय करेगी। इस साल अनेक प्रदेशों में चुनाव हैं और उस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस आमने सामने है, भारतीय जनता पार्टी और अन्य पार्टियां आमने सामने हैं। जिससे हो पाएगा वो सामने आ जाएगा। और दूसरी बात जो अखिलेश यादव जी ने कहा है, वो बात, उस बात में दम है कि संसद में पार्टियां साथ आती हैं, मुद्दों पर साथ आती हैं, लेकिन जमीन पर सबकी अपनी अपनी लड़ाई है। जैसे उत्तर प्रदेश में हमारी लड़ाई है, 2022 में चुनाव हुए थे, 3 करोड़ वोट सिर्फ अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी को मिले थे, जहां भारतीय जनता पार्टी को लगभग 3 करोड़ 80 लाख वोट मिले थे। हम उस लड़ाई में दमदार तरीके से लड़ेंगे और उसमें जितने भी दल हमारे साथ 2022 के चुनाव में थे, लगभग उन दलों के साथ लड़ेंगे। तो मुझे लगता है कि अखिलेश जी की हर बात को याद रख लेते हैं, लेकिन उन्होंने जो ममता जी के साथ मीटिंग के बाद बोला वो आप भूल गए, ऐसा क्यों भाई? कौन सी बात है बताइए? नहीं, उन्होंने कहा ना कि कांग्रेस अपना तय कर ले, हमारी लड़ाई अलग है। ये साफ कहा उन्होंने, ये शब्द है उनके, अगर मैं गलत नहीं हूं।
उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को शब्दशः मैं दोहरा रहा हूं कि संसद में पार्टियां साथ आती हैं। जैसे अभी संसद ठप है और ईडी के आगे जो मार्च किया जा रहा था, समूची पार्टियां साथ में थी। जो पार्टियां चाहती हैं कि संसद चलनी चाहिए, एक डरे हुए प्रधानमंत्री संसद को ठप नहीं कर सकते, वो सब पार्टियां ईडी को मार्च कर रही थी, साथ में थी। लेकिन जमीन की लड़ाई, जो अखिलेश यादव जी ने कहा, जमीन की लड़ाई पार्टियों की अपनी लड़ाई है, समाजवादी पार्टी की लड़ाई उत्तर प्रदेश में जमीन की लड़ाई है, और वो अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में हम लड़ रहे हैं। ठीक है, के शर्मा जी आप जवाब दीजिए, क्या डरे हुए हैं आप, इसलिए संसद नहीं चलने दे रहे हैं? मुझे तो हंसी आती है। 3 विपक्ष के बोल चुके हैं, इसलिए थोड़ा सा दीपक जी मुझे टाइम दीजिएगा, मुझे छोटे छोटे जवाब सबके देने हैं। बड़ा आश्चर्य है मुझे सुन के। अभी मैं कुछ मुंगेरी लाल के हसीन सपने सुन रहा था आपके चैनल में। बहुत गजब गजब के लोग जो है, वो जो कबूतरबाज होते हैं ना, सारी तोता लेके बैठे रहते हैं, भैंसवाड़ी करने वाले, वो तमाम भैंसवाड़ता को मैं सुन रहा था। कोई कह रहा हम 40 सीट जीतेंगे, कोई कह रहा हम तो सरकार ही हटा देंगे, कोई तो क्या कर देंगे। मैं जमीनी स्थिति पे बात करना चाहता हूँ, मैं हवाई पे ना बात करता हूँ, जो परिस्थिति है उस परिस्थिति पे बोलता हूँ, और वो परिस्थिति बिल्कुल स्पष्ट है। अभी एक बात तो ठीक है कि विपक्ष के पास न नेता है न मुद्दा है, नीति भी इनकी स्पष्ट है, नीयत भी इनकी स्पष्ट है। ये पूरा देश जान रहा है इसको पिछले 8 साल से, इसलिए वो 9 साल से जवाब भी दे रहा है, और ये केवल लोकसभा में नहीं, विधानसभाओं में भी जवाब दे रहा है। घनश्याम तिवारी अभी गीत गा रहे थे बहुत। घनश्याम तिवारी जी को मैं केवल इतना सा ज्ञान दे दूं, 2022 में 7 राज्यों में चुनाव हुए, 5 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीती, एक में कांग्रेस और एक में आम आदमी पार्टी। अभी 2023 में 3 राज्यों में चुनाव हुए, तीनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की गठबंधन की सरकार बनी है। तिवारी साहब थोड़ा जमीन पे रहिए, बहुत ऊंचा उछल के कोई फायदा नहीं। आप कह रहे हैं हम जमीन के मुद्दे उठाते, जमीन के मुद्दे आपके वही हैं कि रामचरितमानस फाड़ो, रामचरितमानस को आग लगाओ, जाति का जहर बो, ये आपका जमीनी मुद्दा है, और जो आप जमीन में करते हैं, और जनता आपके इस करतूत को जानती है। माफियाओं का संरक्षण, यही सब आपकी प्रकृति है और प्रवृत्ति है। तो आप अपनी स्थिति वहां छोड़ दीजिए। उत्तर प्रदेश में आप क्या जीत लेंगे, क्या कर लेंगे, पिछले 4 बार के चुनाव से आपको दिख रहा है। और रही बात अखिलेश यादव की, तो आज दीपक जी अखिलेश यादव की हालत जो एक छुछुंदर की तरह है। 6 वर्षों के अंदर में 5 अलग अलग पार्टियों से गठबंधन किया है इन्होंने। 6 वर्षों में 5 अलग अलग गठबंधन, उससे सब जगह घूम के आ गए। अभी कुछ दिन पहले ये दिख रहे थे तेलंगाना में, और आज दिख रहे हैं बंगाल में। तो उनको तो ये तो भटकती आत्मा की तरह घूम रहे हैं कि कहीं हाथ मिल जाए, कहीं रखने को मिल जाए, ताकि अपनी राजनीतिक अस्तित्व और हैसियत अस्तित्व तो बचा सके। ये तो हालात हैं इनके, और बातें इनकी इतनी ऊंची ऊंची है कि ये डरे हुए हैं, वो डरे हुए हैं। पता लग रहा है कि ये कोई बहुत बड़े जो है तीरंखा बने हुए हैं कि जनता जो है, देश के बड़े बड़े नेता और बड़ी बड़ी पार्टियां अखिलेश यादव समाजवादियों से डरे पड़े। ठीक है, आश्चर्य होता है कि इतनी ऊंची ऊंची बोलते क्या। लेकिन एक बात और कहता हूं मैं, अभी सापरा साहब कह रहे थे, देखिए कि मुद्दों की लड़ाई होगी, मुद्दे आपके पास हैं कहां? मुद्दे होते तो आप जाकर विदेशों में जो है इस तरह की बयानबाजी करते कि विदेशी जो है आकर यहां हस्तक्षेप करें, लोग भारत का लोकतंत्र समाप्त हो गया और यहां आकर वो हस्तक्षेप करें। ये राहुल गांधी कहते। ठीक कहा रिजू दत्ता जी ने कि 20 साल से लॉन्च करने की कोशिश कर रहे हैं आप, लेकिन आपका जो मिसाइल है वो फूस हो जाता है, क्योंकि उसमें कुछ बचता ही नहीं है। वो ऐसी हरकत कर देता है जाकर कि वहां से ही मिसाइल साफ हो जाती है। और यही हरकत अभी जो है, जब भी आप कोशिश किया, आपने लॉन्च पैड बनाया भारत जोड़ो यात्रा को, इसके बाद वो करतूत अपनी दिखाया है विदेश में जाकर। वो बता दिए वहां पर जाकर कि भारत के लोकतंत्र को मैं कितना जानता हूं, कितना समझता हूं, और मैं किन षड्यंत्रों के बीच चल रहा हूं। ये वामपंथी मानसिकता को लेकर मैं यहीं से डिबेट को आगे ले जाता हूं। नीति इन्होंने लगाई है, उसी से जनता यही खत्म, इनको समाप्त कर देती है। दीपक जी ठीक है, 2 पॉइंट सबसे उन्होंने जो कहा, लटकता भटकती आत्मा है समाजवादी पार्टी। 6 पार्टियों से अलायंस कर 5 पार्टियों से अलायंस कर चुकी है 6 सालों के अंदर। अब आगे क्या करेगी सोचना महत्वपूर्ण होगा, उस पर भी मैं जाऊंगा। लेकिन अभी सीधे रिजू दत्ता जी के पास चलता हूं। रिजू दत्ता जी, आपके लिए के शर्मा जी ने एक मुहावरा इस्तेमाल किया जो हमारे काफी बोलचाल में प्रचलित है, मुंगेरी लाल के हसीन सपने। देखिए, सपने देखने से ही तो काम बनता है किसी ना किसी दिन। बट मैं के शर्मा जी को याद दिला दूं
कि 2021 के विधानसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री 30 रैलियां कर चुके थे, गृह मंत्री अमित शाह जी 50 रैलियां कर चुके थे और चिल्ला के बोले थे अब की बार 200 पार, 100 का आंकड़ा भी पार नहीं हुआ था। तो टीएमसी और ममता बनर्जी को इतना हल्के में मत लीजिए। ज्योति बासु ने भी हल्के में लिया था, आपको परिणाम क्या हुआ था पता है, छोड़ दीजिए। पर एक चीज है कि बीजेपी और नरेंद्र मोदी जी डरा हुआ है। क्यों मैं ये बोल रहा हूं? क्योंकि संसद चलाने की जिम्मेदारी किसकी है? बीजेपी की है, किसी और पार्टी की तो नहीं है। और वो क्योंकि उनकी और अदानी जी का चोरी पकड़ा गया है और सख्त सवालों से उनको भागना है, वो मुर्गा बनाना है राहुल गांधी जी का। अरे उन्होंने जो भी बातें की हो, उलझी सुलझी बातें की हो, कौन है वो तो नेता प्रतिपक्ष नहीं है, वो कांग्रेस पार्टी का प्रेसिडेंट नहीं है, एक मामूली एमपी है। तो उनको मुर्गा बना के आप संसद क्यों नहीं चलने दे रहे? किस चीज से आप भाग रहे हैं? डर किस बात का है? सवालों का जवाब दीजिए, क्योंकि वहां पर बीजेपी को 150 करोड़ जनता को जवाब देना है और देना पड़ेगा। ये तो भागने वाली बात नहीं है। ठीक है, ये नाटक बहुत दिन से चल रहा है, पर बीजेपी का ये नाटक तभी हम तोड़ सकते हैं जब विपक्ष उनको। दीपक जी ठीक है, के भाई एक क्विक जवाब, उसके बाद में शिवम के पास जाऊंगा, घनश्याम जी भी बीच में बोलना चाहते थे, उनके पास भी जाऊंगा। के जी एक क्विक जवाब। मैं केवल रिजू दत्ता जी को एक आंकड़ा बता देता हूं। 2019 का चुनाव हुआ था और टोटल 42 सीट पश्चिम बंगाल में थी दीपक जी, 20 सीट हम जीत कर आए। 42 में मतलब आप 22 सीट जीते, हम 20 सीट जीते। 18 क्या पश्चिम बंगाल की जनता का आशीर्वाद हमें नहीं? सर 18 2019 में सॉरी 18 कर लीजिए, चलिए 24 हो गए, आप हम 18, अभी 2 हमारे गए हैं, उससे आप जोड़ रहे हो। अब सुनिए, अब इसके बाद सुनिए, हम विधानसभा में वहां पर कितनी सीट थी? 7 सीट से लेकर बढ़ के हम 73 सीट चले गए। तो आप ये मत समझिए कि हम पश्चिम बंगाल में आप हमको वो कर रहे हैं। ठीक है, हम सरकार नहीं बना पाए, लेकिन हम आपको, आपने सोचा भी नहीं था 2019 में, लेकिन हम उतनी सीट जीते। दूसरी बात आपने कहा एक मुद्दे पर, मैं ये कहता हूं कि आप ही के नेता अभी जब ये डिमांड हो रही थी बार बार जेपीसी की, आपके ही नेता ने क्या बोला है? डेरेक ओबरायन ने यही कहा ना कि भाई हमारी पहली डिमांड, हम विपक्षियों की पहली डिमांड थी कि सुप्रीम कोर्ट के जज के माध्यम से इसकी जांच होनी चाहिए। और यदि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के 2 जज उस कमेटी में बनकर और जांच हो रहे हैं, तो अब इसकी जरूरत क्या है? यही बयान है ना, यही आपके डेरेक ओबरायन है ना, ये इंटरव्यू। तो मैं ये कहता हूं कि आप ये कहते हो, अडानी उसके जो भी प्रश्न उठाए उस समय, उसका जवाब किसने नहीं दिया? रविशंकर प्रसाद जी ने दिया, नीतीश जो है दुबे जी ने दिया, हमारे खुद वित्त मंत्री ने जवाब दिया, सारे सदन में जवाब दिया। और इसके बावजूद यदि आप कहते हैं इस बात से, तो मुझे आश्चर्य है। जांच बैठी है, जांच चल रही है। मैं सीधे कहना चाहता हूं के पास चलता हूं, घनश्याम तिवारी जी मेरे साथ कुछ कहना चाहते। कोई डरा नहीं है और कुछ भी नहीं। जी दीपक जी, मैं सीधे घनश्याम तिवारी जी के पास चलता हूं। मैं सीधे घनश्याम जी के पास चलता हूं। घनश्याम जी, सीधा सवाल था कि आपकी पार्टी तो भटकती हुई आत्मा जैसी लग रही है इस वक्त, ये आरोप था कि चरपका आप पर। बेहद कड़े और स्पष्ट शब्दों में मैं कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी देश के सभी पिछड़ों को, दलितों को छुछुंदर समझती है। अखिलेश यादव जी के लिए इस शब्द का इस्तेमाल करने वाले लोग, वो उनकी हालत, अगर मैं इन शब्दों का इस्तेमाल नहीं करता हूं, लेकिन मैं कहूं कि वो उनकी हालत सुअरों जैसी है कि गू खाएंगे और बदबू फैलाएंगे। इस तरह के मंच पर इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ये देश के घनश्याम जी देखिए, मैं ऐसे शब्द नहीं अलाउ करता हूं। प्लीज घनश्याम तिवारी जी, आप एक सम्मानित व्यक्ति हैं, आप ऐसी बात कैसे कर सकते हैं? मतलब ये आपने उन्हें नहीं टोका, आपने उन्हें नहीं टोका, ये बहुत सर, वो एक मुहावरा है और मैं किसी को छुछुंदर की गति, छुछुंदर है तो आप मुहावरा हो गया? क्या बकवास कर रहे हैं? छुछुंदर की गति जो है कहावत है, मुख्यमंत्री को छुछुंदर की गति कहावत है, उसकी हालत छुछुंदर जैसी है, वो अपने लिए मुहावरा इस्तेमाल करे। छुछुंदर की हालत तो हो ही गई है, बचा क्या है? बकवास कर रही है, इनकी मानसिकता है सामान्य। अच्छा ठीक है, आप दोनों की लड़ाई नहीं। मैं शिवम त्यागी के पास पिछले 45 मिनट में एक बार भी नहीं गया। थोड़ी शांति बनाए रखते के शर्मा जी। इनकी मानसिकता है, देश के पिछड़ों और दलितों को मानसिकता तो आपकी है। आप राजनीतिक आरोप लगाए, जलाते हो, साधु संतों को पीटते हो, यही आपकी मानसिकता है। सुंदर समझते हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। जनता नहीं देख रही है, आप जैसे लोगों को इस मंच पर जगह नहीं मिलनी चाहिए। आपकी हिम्मत कैसी वैसे बात करने की? आपकी हिम्मत कैसी वैसे बात करने की?
मैं सिर्फ इतना साफ कर दूं, मेरा सिर्फ ये कहना था कि हाँ, हमारे यहाँ एक मुहावरा इस्तेमाल किया जाता है कि स्थिति सांप छछूंदर वाली हो गई है। ये हमारे एक मुहावरा है, इसका हर छोटे बड़े गांव में इस्तेमाल किया जाता है, उत्तर प्रदेश से लेकर मध्य प्रदेश तक। ठीक है, शिवम के पास चलता हूं मैं। शिवम, क्या कहेंगे? क्या मैंने कुछ गलत कोट किया? कहावत क्या ये नहीं है सांप छछूंदर वाली? तिवारी जी थोड़ा गुस्सा हो गया उस पर। दीपक जी, तिवारी दिल्ली साउथ में रहते हैं, आप उनके सामने अगर गांव की कोई कहावत कहेंगे या के शर्मा जी कहेंगे तो आप उनसे ज्यादती कर रहे हैं कि वो इन चीजों को समझ लें, अतिशयोक्तियों को या इनको समझ लें। खैर कोई बात नहीं, लेकिन रिजू दत्ता को भी एक नेता के बारे में, राहुल गांधी के बारे में उनको मुर्गा चिकन पता नहीं क्या क्या कह रहे थे, वो नहीं कहना चाहिए, और उन्होंने विरोध भी नहीं किया कांग्रेस वालों ने। मतलब क्या हालत हो गई है। खैर, मैं बड़ी इंटरेस्टिंग चीज पर आपको आना चाहता हूं। जो ये तमाम तरह की इन्होंने बात कही, इस पे बस एक ही मुहावरा फिट बैठता है कि एक बार सोनिया जी ने कहा रात है, फिर राहुल जी ने कहा रात है, फिर अखिलेश जी ने कहा रात है, फिर ममता दीदी ने कहा रात है, और ये सुबह सुबह की बात है। ये सारे भी मिलकर अगर चुनाव लड़े तो नहीं हो पाएगा। और इसका आधार है, जब मैं ये सब बोल रहा हूं तो बिना डेटा के नहीं बोल रहा हूं। अभी आके कुछ भी कर सकते हैं चुनाव में, कोई आके ये भी कह सकता है मैं 500 की 500 सीटें जीत जाऊंगा। नहीं जीत सकते ना भाई, रियलिटी है। अब 5 से 77 आई भारतीय जनता पार्टी चुनाव में, और जब 5 पे थी तब लोकसभा में 20 सीटें जीती थी और बाद में 18 रह गई उनकी। तो इनकी टोटल उस समय 22 थी, फिर बाद में बढ़ गई। आप मुझे एक चीज बताइए, आज ये कह रहे हैं हम 42 में से 40 जीतेंगे, आधार कहां है भाई इसका? 2019 में लोकसभा के चुनाव में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी 80 में से 70 जीती। अब इस बार ये कह रहे हैं कि हम सारी जीत लेंगे। बहन जी के साथ आए तब सारी नहीं जीत पाए, यूपी को ये जोश युवा साथ पसंद है तब साथ आए तब सारी नहीं जीत पाए, कह रहे हैं अब सारी जीत लेंगे। कैसे जीत लोगे भाई सारी? कोई आधार तो होगा उसका, नहीं है। खैर, रिजू दत्ता कहते हैं कि नहीं हम कर सकते हैं, चाहने से ही तो होता है चाहने से, कि नहीं हम कर सकते हैं, चाहने से ही तो होता है चाहने से। मैं मानता हूं, मेघालय में कांग्रेस के 17 में से 12 एमएलए आपके पास आ गए, सीटें कितनी आई? 5। चाहने से होता है, लेकिन हुआ नहीं ना। गोवा में गए आप, कितनी बुरी तरीके से भत पिटवाई आपने, 5.07% आपको वोट मिला। इनफैक्ट जिस पार्टी को हम जानते ही नहीं, एमजीपी, उनको फिर भी आपसे ज्यादा वोट शेयर मिल गया, जिनका पार्टी का कोई मीडिया में नाम ही नहीं है। यानी कि जिस तरीके से आपने एक्सटेंसिव कैंपेन लॉन्च किया था केजरीवाल स्टाइल में, उसका कोई आधार नहीं हुआ। छोड़ दीजिए, त्रिपुरा में आपका क्या हाल हुआ बता दीजिए। तो जब आप किसी चीज को कहते हैं कि मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा, बड़ी क्लैरिटी है कि उसमें आपने पास में क्या किया, आपके आंकड़े क्या कहते हैं, स्टैट्स क्या कहते हैं, वो आपको सपोर्ट नहीं कर रहे। अब मैं एक और चीज पर आना चाहता हूं। जहां तक बात कांग्रेस की है, एक चीज तो है कि हाँ, वो इस समय तो विपक्ष में सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन उनका जो प्रोडक्ट का रीपैकेजिंग बार बार जो रहा है। एक आदमी जब शुरुआत में 2014 से अगर मैं बात करूं, आज तक जितने भी टोटल विधानसभा के 55 चुनाव हुए, उनमें से 45 वो आदमी हार के बैठे हुए हैं। अब आप मुझे एक चीज बताइए, उनको आप कितनी बार रीलॉन्च करेंगे? बात तो ममता दीदी की गलत नहीं है, बात अखिलेश यादव जी की भी गलत नहीं है, लेकिन अपने आधार पर वो भी कमजोर है, वो इस बात को अच्छे तरीके से जानते हैं। लेकिन एक चीज में ये सारे विपक्षी साथ हैं, जहां पर इन लोगों ने चोरी की है उस मामले में ये संसद में भी साथ हैं, सड़क पे भी साथ हैं, हाय हाय मोदी करने में भी साथ हैं, नारे लगाने में भी साथ हैं। लेकिन जब प्रधानमंत्री की बात आती है तो फिर ये साथ नहीं है जनाब। फिर ये एक एक करके सब अपने आप को प्रधानमंत्री ही देखते हैं। देखने का अधिकार जरूर है, इनको देखना ही चाहिए, लेकिन इस देश में ये भी इस बात को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि ना तो स्टैट्स के आधार पर, ना किसी भी डेवलपमेंट के आधार पर, ना किसी भी मॉडल के आधार पर रहे होंगे आप 4 बार 5 बार एमपी रहे होंगे, लेकिन आप अपना स्टेट का मॉडल दिखा दीजिए। गुजरात की बात करें तो आप कंपैरिजन कर लीजिए। तो मुझे लगता है किसी भी चीफ मिनिस्टर को अगर प्राइम मिनिस्टर बनना है तो सब एक बार 2 बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं, आपके पास कोई मॉडल नहीं है, तो जनता आपको एक्सेप्ट नहीं करेगी, लेकिन चरण सिंह साहब, जो सवाल है सबसे बड़ा, क्या राहुल गांधी पर के नाम पर, क्योंकि राहुल गांधी के रिजू जी मैं आऊंगा आपके पास, बिल्कुल आऊंगा, आपको बोलने का मौका दूंगा जो शिवम त्यागी जी ने कहा है, लेकिन पहला सवाल सप्रा साहब से। सप्रा साहब, क्या राहुल गांधी के नाम पर आप विपक्षी एकता करा पाएंगे? क्योंकि आपके लिए तो एम जो है वो राहुल गांधी को एक्सेप्ट कराना ही है। देखिए, दोनों प्रवक्ताओं ने ये, त्यागी जी ने और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं ने ये बताने की कोशिश की कि राहुल गांधी जी जो है वो एक इनफेक्टिव लीडर है, उनको ये लोग तवज्जो नहीं देना चाहते हैं। इस तरह की बातें इन्होंने कही, अगर हम उसका आकलन करें।
अगर राहुल गांधी जी इतने ही वीक लीडर हैं तो फिर राहुल गांधी जी के दो लाइन का ट्वीट आता है तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह 6-6 फुट ऊंचे क्यों उठ जाते हैं? दीपक जी, आजकल ये ट्विटर की संख्या बताना बड़ा कॉमन हो गया भाई। ट्विटर पे थोड़ी ना चुनाव होते हैं। सुनिए ना, डेटा बताता है राहुल जी बहुत। मैं आपके बीच में नहीं बोला था, बिल्कुल आपके बीच में नहीं बोला था। राहुल जी के ट्विटर से उनका वोट का आकलन नहीं हो सकता भाई। ये आजकल आप ये सोशल मीडिया वाले बहुत चला रहे हो। ट्विटर नहीं चलता है। शिवम कितने यूजर है ट्विटर में भाई? अच्छा एक मिनट नहीं बोला था। शिवम प्लीज चरण जी को बोलने दीजिए। शिवम चरण जी बोलिए, आप बोलिए। अरे आपको अरे आप ट्विटर आजकल बहुत कर रहे हैं इसलिए बोला, बस आप बोलिए। खुजली हो रही है भाई। अरे इतनी खुजली क्यों हो रही है? कैसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं? आपके नेता को अभी कोई मुर्गा चिकन पता नहीं क्या क्या कह रहा था, उस पर जवाब दिया नहीं। आप बोलिए ना प्लीज, आगे बोलिए। अरे जाने दो ना भाई, सीधी बात जाने ही दे रही है जनता। 14 से बार कह रही है जाओ जाओ, जा ही नहीं रहे। आप इतने में आ रहे ना, तो ये भी सुन लीजिए कि आए थे गंगा के लाल बनकर और रह गए अडानी के दलाल बनकर। ये भी भाषा को सलाम। ये इसी तरीके से गाली देते रहिए। जिस तरह से आप कहना चाहते ना, इसी तरीके से करते रहिए। राहुल गांधी इफेक्टिव नहीं है तो फिर नरेंद्र मोदी और अमित शाह जो है वो इस तरह से क्यों रिएक्ट करते हैं? पूरी भारतीय जनता पार्टी पिछले कितने दिनों से लगी हुई है राहुल गांधी जी के पीछे। आपको पता है क्या? आप खुद घबराए हुए हैं, इसीलिए राहुल गांधी जी के रिमार्क जो है वो एक्सपंज किए जाते हैं। टीवी पर बैठकर गाली देनी है, सड़कों पर गाली देनी है, सोशल मीडिया पर गाली पार्लियामेंट में एक्सपंज किए जाते हैं। थोड़ा शब्दों की मर्यादा आप देख लें प्लीज, थोड़ा शब्दों की मर्यादा हम देख लें। चरण सिंह सापरा साहब, शिवम दोनों से रिक्वेस्ट है। मैंने घनश्याम जी से रिक्वेस्ट किया, के शर्मा जी से भी रिक्वेस्ट है और रिजू भाई से भी। शब्दों की मर्यादा का हम ख्याल रखें प्लीज। नहीं, मैंने क्या, ये भी मुहावरा ही है ना। अरे ये भी मैंने जो कहा ये भी मुहावरा ही है ना। अब वो मुर्गी को वो सब मुहावरा कहते हैं तो मैंने कह दिया तो मिर्ची लग गई क्या? किसी को मिर्ची नहीं लगी। अब जैसा गाली आपका यूएसपी है, ट्रेडमार्क है, आप खूब दीजिए। हाँ, तो शांत रहिए। जब मैं उत्तर दे रहा था तो आपको खुजली हो रही थी ना, बीच में बोल रहे थे। बरनौल लगाइए, सुनिए मेरी खुजली अभी भी किसको हो रही थी वो देखा देश ने। खड़गे जी की जैकेट पे किसने क्या किया वो तो देश ने देखा है ना। अरे अब मैं मुद्दे पे आता हूं। अब मैं मुद्दे पर ही तो नहीं आ रही कांग्रेस पिछले 10 साल से। आ जाती तो ठीक हो जाता देश में विपक्ष का हाल। अगर मादा है तो 2024 का भी सुन लो। नहीं मादा का मैं तो नर हूं भाई। इसमें ठीक वही वातावरण होगा। नहीं मादा नहीं हूं मैं। ये बीच में से आपने क्या भाषा निकाली? मादा नहीं है यहाँ कोई भी। 2000 मादा नहीं है यहाँ कोई भी। जवाब दीजिए। आजकल मतलब कमाल हो गया। आप लोग लिंग्विस्टिक अप्रोच में भी बदलाव, मतलब क्या मादा हो तो बताइए। हिम्मत रखिए उतनी। अरे भाई मादा नहीं है, मैं तो हिम्मत है, मैं सामने बैठा हूं, मैं कहां उठ के भागा हूं। अच्छा एक दोनों को लेकिन मादा नहीं है। 2004 में हुआ। अरे छोड़िए भाई। अरे छोड़िए अभी क्यों चिल्ला रहे हो? हिंदी के न्यूज चैनल पर बैठे हो तो मतलब शब्द तो सही इस्तेमाल करोगे ना। उसका मतलब क्या है? क्यों इतना चिल्ला रहे हो? काहे चिल्ला रहे हो? अरे काहे चिल्ला रहे हो? सापला जब हंस रहा हूं, लड़ आप रहे हैं, पता नहीं क्यों लगी है तब चिल्ला रहे हो ना। ठीक है, मैं सीधे रिजू जी के पास चलता हूँ। रिजू जी मुझे बताइए, इतने सारे आरोप लग गए। चरण सापरा साहब की सुन लीजिए, शिवम जी की सुन लीजिए। अब सवाल क्या है? मोदी वर्सेस मुद्दा। चरण सिंह सापरा साहब 20 सेकंड और ले लीजिए प्लीज। और शिवम प्लीज आपस में नहीं, मैं स्टूडियो में भी नहीं हूँ, मैं देख भी नहीं पा रहा हूँ, मैं किसी और लोकेशन से कर रहा हूँ। मैं चरण सिंह सापरा साहब 20 सेकंड आपको और प्लीज कंक्लूड करिए। मैं यही कहना चाहता था कि 2024 का जो चुनाव होगा वो 2004 के जैसे होगा। 2004 में भी अटल बिहारी वाजपेयी नरेंद्र मोदी से बड़ा चेहरा थे ना शिवम त्यागी के? नहीं थे, वो बड़ा चेहरा थे। शाइनिंग इंडिया बड़ी कैंपेन थी। लेकिन क्या हुआ? 2004 में श्रीमती सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में हम चुनाव लड़े, 140 सीटें जीत करके आए और कुछ अलायंस प्री पोल हुए थे, कुछ पोस्ट पोल अलायंस हुए। 10 साल डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार चली है। यही होगा 2024 में। मोदी वर्सेस मुद्दा होगा। मोदी वर्सेस मुद्दा में हम सब विपक्ष मोदी वर्सेस मुद्दा करके हम जीत करके आएंगे। शिवम त्यागी 20 सेकंड शिवम त्यागी 20 सेकंड, फिर मैं रिजू दत्ता और के शर्मा और घनश्याम जी के पास जाऊंगा। चरण सिंह सापला जी, मैं एक ही चीज कहना चाहता हूं कि मुझको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन गालिब दिल बहलाने के लिए ये ख्याल भी अच्छा है। जैसी मां थी वैसे बेटे हो जाए वैसा जरूरी है क्या? और जैसे पिता थे वैसा बेटा हो जाए वैसा भी जरूरी नहीं है। मैं बिल्कुल नहीं डिनाई कर रहा हूं कि सोनिया जी 2004 जो भी हुआ इस देश ने देखा
लेकिन अब सामने आप देखिए चीजें कैसी हैं। उस जमाने और इस जमाने में जमीन आसमान का अंतर है भाई। आपके लीडर का ट्रैक रिकॉर्ड इतना खराब है, इतना खराब है कि मुझे लगता है लोकल लीडर्स का बेहतर ट्रैक रिकॉर्ड है उनसे। जो है आप जबरदस्ती एक आदमी को लड़ाने का पाप कर रहे हैं। रिजू दत्ता जी के पास जाता हूं। शिवम, आपने अपना पॉइंट बना लिया, रख लिया। रिजू दत्ता जी, मुझे बताइए, मोदी वर्सेस मुद्दा, और यहां मुद्दा क्या है? मुद्दा क्या है? क्या बीजेपी का जो एग्रेसिव कैंपेन है राहुल गांधी जी के लंदन बयानों को लेकर, उस पर आपकी पार्टी का क्या मानना है? देखिए, मैं तो फिर से बोलना चाहता हूं कि देखिए, मैं राहुल जी का अपमान नहीं करना चाहता हूं, बट इंग्लिश में एक शब्द है स्केपगोट। आई थिंक बीजेपी उनको स्केपगोट बना रही है ताकि बीजेपी ये सख्त सवालों से भाग सके संसद में। नहीं तो राहुल जी के एक एमपी वो उनकी माफी मांगे ना मांगे, क्या फर्क पड़ता है देश को? संसद क्यों नहीं चलने दे रहे? तो दे आर ट्राइंग टू मेक अ स्केपगोट आउट ऑफ राहुल गांधी ताकि उनको भागने में आसानी हो बीजेपी को। क्योंकि ये सच बात है कि जो भ्रष्टाचार के आरोप अभी बीजेपी और नरेंद्र मोदी जी पे लग रहे हैं, वो उनके लिए बहुत दर्दनाक है। ये पहला चीज। दूसरा, ये शिवम त्यागी जी को जो थे वो बहुत फटफट आंकड़े देते गए। मैं उनको एक आंकड़ा बताता हूं। उन्होंने कहा 18 ये थे। आधार कहां पे? मैं आधार दिखा रहा हूं उनको। 18 सीटें मिली बीजेपी को। अब पकड़ लीजिए, एक लोकसभा में 7 विधानसभा होते, तो उस हिसाब से आपको 2021 में 19 से बाद 21 में आपको 126 सीटें आनी चाहिए थी। आपको आपके सबसे बड़े नेता अमित शाह जी कहते थे 200 आएंगे, आए कितने? 77, और 77 में से भी अभी घट के हो गए 65, तो आपका सीट लॉस हुआ 62 सीट, अगर आंकड़ों पे जाएंगे तो। आप बंगाल मॉडल और गुजरात मॉडल की बात कर रहे हैं। आपने बुलाया थे ट्रंप को, इतने अच्छे से उनकी खातिरदारी की, तो वो खुद इलेक्शन हार गए। पर जब वो आए थे तब गुजरात पे आपको कपड़े लगाने पड़े थे बस्ती ढकने के लिए। वो आपका गुजरात मॉडल है। बंगाल से गया था, यहां से टाटा का फैक्ट्री गया था, गुजरात में नैनो फैक्ट्री। अरे हाँ ठीक, ऑफकोर्स आप बंगाल से गया था टाटा नैनो फैक्ट्री, बहुत चिल्लाए थे मोदी जी और अमित शाह जी यहां आके। वो गया था गुजरात, वो चल रही है क्या? नहीं चल रही है, बंद हो गई है। ठीक है। और इतना आपका अच्छा हेल्थ मॉडल है, हमने देखा है मां गंगा में लाशों को तैरते हुए, और मैंने देखा है दिल्ली में बिना सांस के लोगों को मरते हुए, पूरे देश ने देखा है। पर वैक्सीन सर्टिफिकेट में इतना फोटो छपवा, तो इतना गुमान मत कीजिए। एक इंग्लिश में कहावत है, वैसे भी इतना कहूंगा, एक इंग्लिश में कहावत है, हाँ 10 सेकेंड। एक इंग्लिश में कहावत है, योर ह्यूब्रिस विल बिकम योर डाउनफॉल। और मोदी जी का हालत यह है कि धूल चेहरे पे है और आईना साफ कर रहे हैं। भ्रष्टाचार उनके वहां पर बैठा है। हमारे पास कोई वॉशिंग मशीन नहीं है कि दुनिया भर की चोरी चकेरी करो और बीजेपी ज्वाइन कर लो तो साफ हो जाएगी। थैंक यू। देखिए, सबसे पहले तो शिवम 10 सेकंड, उसके बाद मैं सीधे के शर्मा जी के पास जाऊंगा और घनश्याम तिवारी। दत्ता, सबसे पहले तो मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि राजनीति को थोड़ा देखना, पढ़ना और समझना सीखिए, और थोड़ा उसको ज्यादा बेहतर पढ़ेंगे, मुझे लगता है किताबों में तो ज्यादा समझ आएगी। विधानसभा और लोकसभा के चुनाव का दोनों का डायनामिक्स पूरी तरीके से अलग होता है। मैं बीच में इसीलिए नहीं बोला था ताकि आप ना बोलें। अब सुनिए ना जरा, इतना पैनिक नहीं होना चाहिए। आप सुनिए, जब आप बोले आपने सब कुछ बोला, मैंने सुना। विधानसभा और लोकसभा के दोनों के डायनामिक्स पूरी तरीके से अलग होते हैं। विधानसभा के चुनाव अलग कॉम्बिनेशन पे होते हैं। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी हर विधानसभा चुनाव हारी है, परस्पर हर लोकसभा चुनाव जीती है। विधानसभा में आपके यहां पर भारतीय जनता पार्टी की परफॉर्मेंस सीधा अप्रोक्सीमेटली 9 गुना 10 गुना चला गया, और लोकसभा में तो आपके ऑलमोस्ट 50% पे पहुंच गए। बावजूद उसके आप कहते हैं कि वो लॉस में चले गए। नहीं, लोकसभा में एक चेहरे पर चुनाव होता है। आगे आते हैं। अब आपने कहा मॉडल सुनिए जरा, सुन लीजिए। मॉडल हेल्थ में गुजरात नंबर 1 पे है। कहां हैं आप? जरा नीचे से अपना नंबर लगाइए, कहां पे हैं आप? जीडीपी ग्रॉस डेवलपमेंट प्रोडक्शन में गुजरात दूसरे नंबर पे है। कहां पे हैं आप? जरा लगाइए हिसाब। स्वच्छता में कहां पर आप हैं? जरा लगाइए आप हिसाब। इलेक्ट्रिसिटी में कहां पर आप हैं? लगाइए जरा हिसाब। मेल न्यूट्रिशन में आप कहां पे हैं? जरा लगाइए हिसाब। और ये सुनिए, अभी के नहीं आप, ये 15-20 साल हो गए हैं दीदी को भाई, और कितना समय चाहिए आपको डेवलपमेंट करने के लिए? राज्य आपसे चलता नहीं, रोहिंग्यास की प्रॉब्लम आपसे संभाली नहीं जाती, दंगे आपसे संभाले नहीं जाते, बम आपसे संभाले नहीं जाते, और बनने चले प्रधानमंत्री। कमाल की बात हो गई। और लाशें उत्तर प्रदेश में थी भाई, गुजरात में नहीं थी। मॉडल बता रहे थे तो गुजरात का बताते ना। बोल रहा हूं तो ये पढ़ाई में आगे नहीं, काम में आगे नहीं, डेवलपमेंट में आगे नहीं, प्रोडक्शन में आगे नहीं, कृषि में आगे नहीं, मेल न्यूट्रिशन में सबसे नीचे, और बातें इतनी बड़ी बड़ी। भाई आधार क्या है लीडर का आपके? बताइए। क्या बात का, क्यों झूठ? दीपक जी, आप कौन सा झूठ? नेशनल टीवी पे ऐसे झूठ फैला? कौन सा झूठ? ठीक है, मैं बताइए ना, चलिए, एक मिनट करके बता रहा हूं।
हेल्थ एक डेटा नहीं बताया है आपने अभी, और ये डेटा में अभी 2024 में 1 साल बाकी है, अगर मैं गलत नहीं हूं 340 दिन से ज्यादा बाकी है। खूब बहस होंगी शिवम त्यागी और रिजु दत्ता के लिए एक स्पेशल डिबेट करा दूंगा। घनश्याम तिवारी जी, मेरा सीधा सवाल, क्या इस वक्त समाजवादी पार्टी, जो बहुत कंफ्यूज पार्टी नहीं है, हर घर जा रही है, लेकिन करना क्या है ये पता नहीं, क्योंकि जितने पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट हो सकते थे 2017 से 2024 तक आप वो कर चुके हैं? देखिए, सबसे पहले ये कहना कि गुजरात हेल्थ में, मैलन्यूट्रिशन में सब में सबसे आगे है, ये चाटुकारिता और फेक न्यूज का नंबर 1 क्लेम है। तो मैं इस आरबीआई का स्टेट ऑफ द स्टेट सर्वे है, हर साल हर राज्य का आरबीआई ये सारे डिटेल्स देता है। आप किसी भी, आपका न्यूज चैनल है, इतना बड़ा मंच है, क्योंकि आपके चुनिंदा विश्लेषक हैं जो बाकी पार्टियों के बीच में बोल रहे थे, तो अगर वो फेक न्यूज देते हैं तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उस फेक न्यूज को जाहिर करें। और उसके लिए मैं डॉक्यूमेंट भी बता दे रहा हूं, आरबीआई का स्टेट ऑफ द स्टेट सर्वे जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पब्लिश करता है। रही बात समाजवादी पार्टी के कंफ्यूजन की, हमारी पार्टी का स्टैंड बिल्कुल स्पष्ट है। उत्तर प्रदेश का चुनाव, उस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की करारी हार होगी। उत्तर प्रदेश की जनता चाहती है कि जातीय जनगणना हो, उत्तर प्रदेश के युवा चाहते हैं कि बेरोजगारी पर सरकार कोई हल निकाले, उत्तर प्रदेश की जनता चाहती है कि महंगाई पे सरकार कोई हल निकाले, उत्तर प्रदेश की जनता चाहती है कि ये प्रतिदिन की जो जुमलेबाजी है और सिवाय हिंदू मुसलमान की आपसी लड़ाई के अलावा इस सरकार ने उत्तर प्रदेश को कुछ नहीं दिया है। इसलिए जो चुनाव देश में होंगे, अगर भारतीय जनता पार्टी दमखम रखती है कि बंगाल में ममता जी को हरा सकें, तमिलनाडु में स्टालिन जी को हरा सकें, केरल में कुछ सीटें जीत सकें, तेलंगाना में वहां के बीआरएस को हरा सकें, या फिर उत्तर प्रदेश में हमसे आकर के टक्कर ले सकें बिना किसी चालबाजी के, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी को हरा सकें, तो उस दमखम में दम है। यहाँ पर जैसे कि खोखली दावे कर रहे हैं, सब तो गिना दिया। अरे भैया, पहले आप तो यूपी जीत जाओ मालिक। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आपकी इस वक्त लोकसभा जो जिसकी क्षमता जो है 543 है, उसमें आपके 3 या 4 सांसद है। जो अंतिम चुनाव हुआ था, उसमें भी ड्राइवर की जरूरत पड़ेगी। जो मैनपुरी का चुनाव था, वहां हम जीते थे। आप अगर आकलन लेंगे तो हम अपनी ताकत के आधार पर आकलन करेंगे। जो 3 करोड़ वोट, मैं सीधे के शर्मा जी के पास जाता हूं। के शर्मा जी इन लोगों को हरा पाएंगे जो लिस्ट इन्होंने दी? नहीं, मुझे तो हंसी आई कि ये कह रहे हैं कि बिहार, उत्तर प्रदेश में हमें टक्कर दे। अरे है क्या वहां पर? आप है क्या? आपकी हैसियत वहां बची क्या है? 80 सीट में 3 या 4 सीट में आजमगढ़ जैसी सीट हार गए, रामपुर जैसी सीट हार गए, जिसको आप जो है कहते थे हमारा ताज है, वहां की जनता ने आपको हरा दिया। बचे क्या हो वहां पर? उसमें भी इतनी सीना फैली हुई है और दुनिया की गीत गा रहे हो कि ये करे वो करे। खुद के कर्म क्या है? मैंने पिछली बार भी कहा था, फिर दीपक जी दोहरा रहा, खुद के कर्म इनके वही है कि जाति का जहर कैसे बोया जाए, वहां किस तरह से जातिगत दंगे कराए जाए धर्म के आधार पर, रामचरितमानस कैसे फाड़ा जाए, कैसे आग लगाया जाए और कैसे वहां के साधु संतों के ऊपर हमला किया जाए। ये है कैसे माफियाओं का संरक्षण किया जाए। अभी अभी इनके एक नेता क्या बयान दे रहे थे, ठीक है, बयान कहां से क्या है कि माफिया जो है अतीक अहमद का बेटा जो है अगला वो होगा। ये जो है इस तरह की बयानबाजी करके ये माफिया और गुंडों की पार्टी। और अभी मुझे ये समझा रहे थे कि हमारे नेता, अरे भैया अपने नेता का कर्म देख लो, पूरा प्रदेश जानता, अपने पिता की इज्जत नहीं कर पाए, वो अपने चाचा की इज्जत नहीं कर पाए। ठीक है, मैं यही पर रुकूंगा कि भाई अफसोस बहस के लिए आज मेरे पास वक्त इतना ही। मैं अपने सब मेहमानों को सुन चुका हूं, लेकिन चलते चलते एक बात कहना चाहूंगा ताल ठोके में। मुझे कांग्रेस के बहुत बड़े नेता ने 2004 में बोला था, इन पॉलिटिक्स परसेप्शन वर्क्स। और जी हाँ, चुनाव परसेप्शन पे लड़ाए जाते हैं, किसकी क्या छवि है, किसकी क्या इमेज है। अब सभी लोगों को अपनी अपनी इमेज को ढालना, तराशना और बेहतर करना होगा, और जवाब आपने देना है। आप बेहतर समझते हैं विच परसेप्शन विल वर्क, यानी कौन सी छवि चलेगी।